आज का हमारा टॉपिक है भुट्टो जानी। भुट्टो जानी को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो 1928 टू 1979। सही है। अब हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। थोड़ा इनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की। सही है। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको लॉन्च किया था। ही वाज इज द फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी। अयूब भाई के बाद अयूब भाई के कैबिनेट में होते थे जब अयूब खान था ना। तो जुल्फिकार भाई जो थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। फिर क्या हुआ, जुल्फिकार भाई को अंदाजा हुआ कि अयूब खान जो है वो आ, सही नहीं, चीजों को सही तरह से हैंडल नहीं कर रहा। और जब से उसने देखा कि भाई 1965 में उसको लगा कि भाई अयूब भाई जो है एक बुजदिल इंसान है, यानी फट्टू हमारी जबान में। और उसने जो है छोड़ दी। उसने जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया और अपनी पार्टी बना ली। सही है। तो 1970 में इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी एक साइड से जीती थी, वेस्ट पाकिस्तान में जीती थी। और ईस्ट पाकिस्तान से जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की वाली जीती थी, अवामी लीग जीती। सही है। तो जब मैं पूरा बता रहा हूँ, जब पार्टीशन हुआ तो मुजीबुर रहमान ने अपनी गवर्नमेंट बना ली बांग्लादेश में। और पाकिस्तान में क्या हुआ, याया खान ने जो है वो रिजाइन कर दिया। और उसने भुट्टो को बना दिया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, यानी भुट्टो को जो है वो पावर दे के चला गया। यानी याया भाई भाग गए। ये तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब आज हम इसको आगे बढ़ाएं। सही। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या क्या काम किए, यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या थे उनके। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या काम किया। जब भी पॉलिटिकल बात आए ना, इसका मतलब आपको लॉज के बारे में, यानी जब भी पास पेपर में भी सवाल है पॉलिटिकल ना, इधर आपको लॉज के बारे में लिखना है, पर्टिकुलरली लॉज या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बात है ना। लॉज या फिर गवर्नमेंट के बारे में कोई भी बात है, इसका मतलब यानी कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बात। कहते हैं ना ये बिक गई गवर्नमेंट, हम यही बात कर रहे होते हैं पास पेपर में भी, किस तरह बिकी गवर्नमेंट। तो इधर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या है कि इन्होंने आर्मी को कंट्रोल किया। अच्छा, किस तरह किया। अब भाई साहब, अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो आर्मी से तो उसका कोई ताल्लुक था नहीं, वो तो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन था। मगर उसके हाथ में जो है पावर दे दी थी चीफ चीफ मार्शल लॉ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की पावर दे दी गई। सही। 20 दिसंबर को जो है अयूब खान प्रेसिडेंट बन गया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। सही है। और मतलब जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है ऑलरेडी वो जीत चुकी थी, तो इसका मतलब भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था ऐसा। मगर भुट्टो ने प्रेसिडेंट वाली सीट संभाली। भुट्टो चाहता था आर्मी की पावर्स को लिमिट करना। क्यों भुट्टो आर्मी की पावर्स को क्यों लिमिट करना चाहता था? डज एनीवन नो द रीजन? व्हाई डिड भुट्टो वांटेड टू लिमिट द पावर्स ऑफ आर्मी? बिकॉज मार्शल लॉ की वजह से। जैसे अब वो नहीं चाह रहा था भाई बार बार मार्शल लॉ लगे, अयूब खान अब बैठा हुआ था सर पे, फिर याया खान आ गया, पर कल कोई और आ जाएगा। हाँ, वैसे उसका ऑप्टिमिज्म अच्छा था। लिमिट द पावर्स ऑफ आर्मी। सही है। पहले 4 महीनों में आकर सबसे पहला काम ये किया, उसने 19 आर्मी लीडर्स को शार्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल भगा दिया, भाई जाओ यहाँ से। उन 29 लीडर्स में से कुछ हेड ऑफ एयरफोर्स थे, कुछ एयर मार्शल थे, और कुछ जो थे आर्मी के, मतलब नॉर्मल आर्मी में सर्व सर्व करे। सही है। उसने अपने खुद के लीडर्स रख दिया, यानी कि अपने खुद के लीडर्स इंस्टॉल कर दिया, यानी पालतू कुत्तों को जो है वो रख दिया। जिनमें से जनरल तिक्का खान, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया भुट्टो। सही है। सेटिंग अप एफएसएफ। एफएसएफ एक असिस्टेंट फोर्स थी, यानी कि उसने एफएसएफ एक फोर्स बनाई थी भुट्टो ने। उसने एक 1972 में उसने एफएसएफ बनाई थी, जो फोर्स सेटअप असिस्ट था वो। ठीक है। यानी कि वो पुलिस फोर्स को असिस्ट करती थी, यानी कि इतनी आप लोगों को पता है फोर्सेज हैं अलग अलग पाकिस्तान में। एफएसएफ जो थी वो उसकी खुद की फोर्स बनाई थी उसने, जो उसके क्लोज पीपल थे, जो उसके पालतू कुत्ते थे, जो कि असिस्ट करते थे पुलिस फोर्स को असिस्टेंस देते थे, यानी कि पुलिस फोर्स पे नजर रखते थे। सही है?
अच्छा, एफएसएफ ने बहुत गड़बड़ की है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कि बाद में एफएसएफ ने जो है वो एक मर्डर में इन्वॉल्व हुए थे, एक बंदे का जिसका नाम था एम अहमद रजा खान। उसका नाम था, एक पार्टी मेंबर का नाम था, उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें उस मर्डर में ये लोग जो है असिस्ट हुए थे, यानी उस मर्डर में उनका हाथ था, इसकी वजह से भुट्टो को हैंग कर दिया गया। अब इसमें कितनी से चाहिए इस बात को जान। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में। अच्छा, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म में आ गया आपका जो है वो इसने आर्मी लीडर्स को हटाया। दूसरा, जनरल तिक्का खान को अपॉइंट किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी स्टाफ में। और तीसरा ये है कि उसने एफएसएफ गवर्नमेंट, एफएसएफ जो है वो फोर्स बनाई जो पुलिस को असिस्ट करती। अच्छा, 2 जुलाई 1972 में उसने शिमला एग्रीमेंट साइन किया इंदिरा गांधी के साथ, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली शिमला एग्रीमेंट ये था कि जब इंडिया जो है उसमें वो जो है वो प्रिजनर्स, जो भी पाकिस्तान के प्रिजनर्स पकड़े गए थे ना, जैसे आप लोगों को पता है कुछ प्रिजनर जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में फंसे हुए थे, कुछ इंडिया में जाके लड़ रहे थे, वो सारे इंडिया ने जो है वो प्रिजनर्स को बंदी बना लिया था। और उसको फिर इंडिया ने जो है वो बाद में शिमला एग्रीमेंट में इंडिया ने एग्री किया था। इंडिया रजामंद हो गया था कि हम प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज कर देंगे, एक शर्त पे, नथिंग कम्स फॉर फ्री। एक शर्त पे कि कश्मीर जो है वो कभी भी डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया जाएगा। मतलब कभी भी कश्मीर जो है वो कभी भी जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स, यानी कि हमेशा जब भी डायरेक्टली डिस्कस किया जाएगा वो इंडिया से ही डिस्कस किया जाएगा। कभी नेशनल फोरम्स यानी यूएन से डिस्कस नहीं। यूएन क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका एंड द ब्रिटिश वगैरह, ऑल दीज पार्टीज, बड़े बड़े लोग कभी भी बड़े बड़े लोगों से जो है नहीं, यानी कि ऑन इंटरनेशनल लेवल आप कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ इंडिया से डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। जिसका मतलब यानी कि उनका ये चांस था कि इन कश्मीर, यानी कि दे डिड वांटेड टू पुट एन एंड ऑन कश्मीर प्रॉब्लम, यानी कि पाकिस्तान कभी कश्मीर के बारे में बात ही नहीं करेगा। उनका मकसद ये था। अच्छा, कुछ लोग इस बार से गुस्सा हुए कि यार भुट्टो ने ये क्या किया, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश हुए क्योंकि भुट्टो जो है वो 90,000 सोल्जर्स को लेकर आया था। यानी कि 90,000 सोल्जर्स को जो है वो वापस घर लेकर आया था भुट्टो। इसकी वजह से लोग बहुत खुश थे। सही। अच्छा, ये तो ये किया भुट्टो ने, शिमला एग्रीमेंट साइन किया, और ये आपने पॉलिटिकल पढ़े। दूसरा क्या किया भुट्टो ने, एक नए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था पहले? सोएमा, कैन यू आंसर? श्यावलक। जियाउल हक। जियाउल हक कहाँ से आ गया भाई? 1965 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फिकार का। अयूब खान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। 1965 कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान का चल रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो भाई आए, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, 1972 में निकाला अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने। सही है। सही है, जैसे इन अप्रैल 1972 मार्शल लॉ हटा लिया गया था और एक नई असेंबली बनाई थी। मार्शल लॉ को हटा दिया था भुट्टो ने और अपनी असेंबली बना ली थी। और एक कमेटी बनाई थी, यानी कुछ लोगों की मेंबर सेटअप किए थे, यानी कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट पार्टीज, यानी कि अलग अलग पार्टी, नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, अलग अलग पार्टी से जो लोग को इलेक्ट किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, और एक असेंबली बनाई गई थी, जिस तरह नेशनल असेंबली है ना, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है। अल्लाह माफ करे, बहुत सारी पार्टीज हैं, कौन कौन सी पार्टीज निकल जाती हैं भाई, गली के मोहल्ले के लोग भी अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो नया 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 कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रपोज किया था, यानी कि हम बिल्कुल एक सिविलाइज लोग की तरह रहेंगे। अब मार्शल लॉ हम हटा दें। तो बेसिकली यही सीन था। कमिटी जो है वो 1973 में रिपोर्ट की गई। सही है। और उसने जो है असेंबली में सपोर्ट वगैरह ली। ये इतनी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट काम की इंफॉर्मेशन क्या है ये बता रहा हूँ। 14 अगस्त, लकी डेट है हमारी, बहुत सारी चीजों से आजाद हुए हैं हम, इंशाल्लाह जिंदगी से भी आजाद हो जाए। 14 अगस्त 1973, दिस इज योर मेन डे। इस दिन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था, यानी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ, यानी कि वो समझो इन प्रैक्टिस आ गया था कि भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया इस दिन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? वही नॉर्मल, जिसमें दो घर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेनेट होगा, एक असेंबली होगा, नेशनल असेंबली, और एक सेनेट होगा। सेनेट में लोग जो है वो अपने ओपिनियंस देते हैं, जो किसी को फर्क नहीं पड़ता इन ओपिनियन से। असेंबली जो है वो हर 5 साल इलेक्शन हुआ करेंगे। सिंपल।
और मेंबर्स ऑफ, यानी जो सेनेट के मेंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर, यानी वो चारों प्रोविंस में से इक्वल नंबर पे, यानी कि सिंध से इतने नंबर ऑफ सिंधी आएंगे, पंजाब से इतने नंबर ऑफ पंजाबी आएंगे, चारों प्रोविंस से इक्वल नंबर ऑफ सेनेट आएंगे। और वो जो है, हम मतलब एक नई असेंबली सेटअप करें, सही। जो लीडर होगा उस पार्टी का, जिसकी बात मानी जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और वो एक कैबिनेट को सिलेक्ट करेगा, यानी कि वो अपनी पार्टी वगैरह को सिलेक्ट करेगा। बस ये कर लो कि द हेड वुड बी प्राइम मिनिस्टर, सही है। प्रेसिडेंट जो है became largely a figurehead whose orders had to be signed by the PM। बस यार इन्होंने जो सीन क्या किया, इन्होंने प्रेसिडेंट को जो है वो एक तरह से कुछ भी नहीं, बस उनको नाम का जो इज्जत है ना प्रेसिडेंट की, वो बस नाम की रह गई थी। जिसमें लार्जली फिगर हेड, यानी कि बस इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिखावा था। यू नो प्रेसिडेंट की कोई उसमें एक्चुअल जो पावर्स थी, जो हमने पिछली पढ़ी है प्रेसिडेंट की पावर्स, अगर हम रिवाइज करेंगे उसको पूरे को, तो पावर्स बहुत होती थी कि पूरी पूरी असेंबलीज को जो है प्रेसिडेंट डिस्प्लेस यानी हटा देता था। मगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को सिर्फ एक फिगर हेड की तरह रखा हुआ था। ही हैड नो एक्चुअल पावर्स, यानी उसके ऑर्डर्स भी प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा तो वजूद में आएंगे, वरना भाई प्रेसिडेंट जो भी बोले किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम चेंज करके, यानी पाकिस्तान जो है उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया था। यानी ये उलमा से खुश करने के लिए किया था उसने, ताकि जो इस्लामी लोग हैं जो ये कहते थे कि भुट्टो बहुत लिबरल है, उसको चुप कराने के लिए किया था। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को मुस्लिम होना चाहिए, ये थोड़ा इस्लामिक लॉ है, या आप इस्लामिक लॉ में लिख सकते हैं कि एक तरह से इस्लामिक लॉ था। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट बन गया था, यानी कि एक ऐसा, यानी पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जाके हर जिसके हर प्रोविंस की अपनी खुद की असेंबली हुआ करती थी। यानी कि एक तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी। जैसे कि यहाँ पे सिंध सिंध असेंबली है और पंजाब असेंबली है, इसी तरह, सही है। यानी कि इस तरह इक्वल नंबर ऑफ जो है लोगों को इकट्ठा किया गया था और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना दी थी, यानी कि एक तरह से लोग इस पे एग्री कर गए थे, यानी कि लोगों को इतना मसला नहीं था इससे, सही। अच्छा, कोई भी जो भी है असेंबली कुड नॉट ओनली चेंज द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि असेंबली जो है, अच्छा अब यहाँ पे रियल चीज आती है। ये तो सारी मतलब उन्होंने प्रपोज कर दिया नहीं सब। अब रियल बात ये आती है कि जो नेशनल असेंबली है वो, यानी कि जो हमारी, यानी कि जो मेन असेंबली होगी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोविंसेस में चेंज कर सकती है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्ड एटलीस्ट 75% मेजोरिटी इन अ वोट। अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से इमरान भाई कुछ नहीं कर पाए। वो पॉइंट क्या है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं ना, तो मुझे 75% मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 वोट चाहिए मुझे। यानी कि अगर 2 लोगों 3 लोगों में से मुझे 2 लोग वोट दे रहे हैं, यानी कि मुझे 75% वोट मिल रहे हैं, तो मैं ओवरऑल मेजोरिटी बना सकता हूँ, सही है। अभी तक मेजोरिटी जो है बहुत जैसे नवाज शरीफ को मिली थी मेजोरिटी, हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे 15 साल से जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ पे सिंध पे रूल करी, वो क्यों करी है, क्योंकि अभी तक मेजोरिटी नहीं आई है। जैसे इमरान भाई की अगर मेजोरिटी आ जाती है, अगले साल आ जाती है, इमरान खान मेजोरिटी ले लेता है, 75% वोट ले लेता है नेशनल असेंबली में, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट लगा सकता है, और भुट्टो की गवर्नमेंट, यानी कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध से हटा सकता है। अच्छा, बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये तो सबको पता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल जाएंगे, नॉन मुस्लिम हो हम सब इक्वल है इस चक्कर में, सही। अच्छा, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना लिया गया भाई, अब ताल्लुक खत्म हो गया हमारा बंगालियों से, तो हमें उनको की लैंग्वेज को भी कटा देना चाहिए। तो बेसिकली दैट वाज कि उर्दू को अब नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, सही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लीडर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, और चौधरी फजल इलाही जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बन गए। एज वी ऑल नो, प्रेसिडेंट उसने पहले क्या किया था, उसने प्रेसिडेंशियल पावर्स खत्म कर दी थी। प्रेसिडेंट को बस फिगर हेड बना दिया था, यानी कि बस एक तरह से इज्जत रख दी थी प्रेसिडेंट की, बाकी उसकी कोई एक्चुअल पावर्स नहीं थी। तो एनी सवाल है, हम आगे मूव करेंगे। ये सब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, लॉज और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, इधर लॉज आएंगे, गवर्नमेंट आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज एक ही होते हैं, बट मैं आप लोगों की आसानी के लिए करता हूँ। पॉलिटिकल में आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, गवर्नमेंट लिखेंगे। तुम लोग को पता है मैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ, जितना मैं बाकी सारे सब्जेक्ट करता हूँ, साइंस को हटा के। तुम लोग को तीनों सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ाते हुए बड़ा खुश होता हूँ, यही मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं रिक्शे वालों से, चिंची वालों से और रिश्तेदारों से लड़ता हूँ इस बात। यू नो, ओल्ड पीपल।
अब उनसे कम्युनिकेट करता हूँ ना। तो कोई भी अगर सवाल है पूछ लो तुम लोग, हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं सारे। अब हम आते हैं भुट्टो भाई ने क्या इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया, बिजनेसमैन के लिए क्या किया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थे उसके। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में जो है, यहाँ से बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस, इंडस्ट्रीज तो पता है ना आपको, इंडस्ट्रीज क्या होती है, फैक्ट्रीज, बिजनेस, सारी चीजें आ गई बिजनेस में। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल से ही नाम आ रहे हैं इंडस्ट्रीज। तो जो भी चीजें जो इंडस्ट्री से या बिजनेस से रिलेटेड है वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आएंगी। जैसे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था और चाइना इन्वेस्टमेंट थी उसको कंट्रोल करना चाहता था वो। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट निकलता है आपको, जो जो प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं या जो भी आप पैसा कमाते हो, भुट्टो उसको कंट्रोल करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है, जैसे हमने अयूब खान के टाइम पे देखा, 22 फैमिलीज थी जो कंट्रोल करती थी सारा पैसा। वो इन 22 फैमिली से पैसा निचोड़ना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, उसने इंडस्ट्रियल आउटपुट को और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, उसने नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज क्या किया उसने, सारी प्राइवेट, यानी कि जो जो बिजनेस प्राइवेट है ना, समझो मेरे हाथ में बिजनेस है, मैं अपनी बेकरी चला रहा हूँ जहाँ पे मैं अंडे ज्यादा बेचता हूँ, यानी कि समझो तुम लोग रहते हो सरजानी में रहते हो, नहीं बल्कि ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बाहर का कोई लिंक नहीं है, यानी कि तुम्हें कोई भी सामान जाने के लिए, लेने के लिए, बेसिक सामान भी तुम्हें 3 या 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और तुम्हारे शहर में एक ही बेकरी है। तुम्हारी शहर में या जो भी है टाउन, उसमें मैं अंडे दे रहा हूँ, हालांकि नॉर्मल प्राइस में, यानी नॉर्मल बाकी सारी जगहों पे 12 रुपए के अंडे, मैं वो अंडे 15 रुपए के दे रहा हूँ। सही है। अब पुलिस वाले आ गए, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने मुझसे प्राइवेट बेकरी हटा ली, यानी मुझे हटा लिया और अपनी चलाने लग गए। वहां पे वो जितनी प्राइस है ना 12 उतने की बेचेंगे। तो भुट्टो क्या करना चाह रहा था, जो इस तरह लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी हुई थी ना, अपने प्रॉफिट बना रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे पैसों को, उसको भुट्टो निचोड़ना चाह रहा था, उनसे वो पैसे निकालना चाह रहा था। एक तो वो ये करना चाह रहा था, और दूसरा क्या चाह रहा था, वो लोगों के जो वर्किंग वर्कर्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी या वर्किंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारा पैसा, सिर्फ मेजोरिटी जो है वो 1% लोग थे पूरे पाकिस्तान में जो उस वक्त पूरा पैसा पाकिस्तान का उनके पास होता था, और उनको लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे थे वो लोग। जैसे कि आप लोगों को पहले अगर हम नाना या नानी है किसी से भी पूछें तो बताएंगे गुर्बत का पाकिस्तान में कितनी गुर्बत होती थी। भुट्टो वो सारी गुर्बत खत्म करना चाहता था, यानी कि वो लोगों के वर्किंग स्टैंडर्ड्स और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अच्छे करना चाहता था। इसलिए उसने जो है चीप हाउसिंग, यानी कि उस वक्त चीप हाउसिंग जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई, यानी कि आप जो है लोन लेके जो घर बना सकते हो बहुत सस्ते में, यानी कि घर बहुत सस्ते में लोगों को फराहम करे। अच्छा, यूनियंस क्या, सेटअप यूनियंस, यानी कि लोग हैं वो मिलके जो है घर बनाए और वो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, यानी आपको फ्री में मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, आप मजदूर अपने खुद के होंगे। एक तो ये सिस्टम था। दूसरा, उसने इनइक्वालिटीज वो खत्म करना चाहता था। जैसे मैंने पहले ही बताया 22 फैमिलीज जो है वो कंट्रोल करती थी सारी चीजें, तो वो उन सबसे हटाना चाहता था ये। यानी कि 80% पाकिस्तान की जो स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, वो जो इस 22 फैमिलीज के पास थी उनको हटा खत्म करना चाह रहा था। वो क्या किया उसने, नेशनलाइज करा, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में सीज कर ली वो सारी इंडस्ट्रीज। सही है। अच्छा, वो दूसरा पीपल्स पार्टी की जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता था। अच्छा, महंगाई जो है वो 25% कम करना चाहता था वो। ये वही जो इमरान भाई करना चाहते हैं वो सब भुट्टो भाई करना चाहते थे, वो सब कर भी लिया। सही है। उसके लिए जो है नेशनलाइज, यानी हर चीज गवर्नमेंट ओन करेगी, यानी कि कोई भी जो है कुछ भी ओन नहीं करेगा। क्या किया उसने, शुगर, कॉटन, वेजिटेबल ऑयल, यानी सारी इंडस्ट्रीज की, जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हमने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ी ज्योग्राफी की, वो सब उसने नेशनलाइज कर दी थी, और बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया था, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था उसने। इवन इंश्योरेंस सेक्टर ने जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उन सबको भी गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था। 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, यानी कि 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्टेट्स और यूनिट्स जो हैं, वो सारे गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिए थे, प्राइवेट लोगों से सब अपने हाथों में ले लिए थे। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है ना ये सब करना, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को पता है उस वक्त बहुत कम था, लिटरली 1.5 पीपल, लाइक 1.5% लोग थे जो एक्चुअल में एजुकेटेड कहलाने के लायक थे उस वक्त। बहुत कम था रेशियो, बाकी सारा इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था।
एजुकेटेड वर्कर्स नहीं थे भाई, उसने गवर्नमेंट नेशनलाइज तो कर दिया, लेकिन आपको तो पता है नेशनलाइज गवर्नमेंट का काम जो भी होता है वो अच्छा होना चाहिए, वरना फिर प्राइवेट वर्कर्स के हाथों से लिया ही। एजुकेटेड वर्कर्स नहीं थे हमारे पास, वो पोजीशन मैनेजर्स नहीं थे जो इसको संभाल सकें, यानी कि इंडस्ट्रीज को अच्छे मतलब नेशनल लेवल पे काम कर सके। दूसरा, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर जो लिटरली फैक्ट्री चलाते थे, उनको रिप्लेस कर दिया था सिविल सर्वेंट्स ने। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बाप का बिजनेस संभाला है, यानी कि मेरा, समझो हमारे स्कूल वालों को ही ले लो, हैप्पी पैलेस, उसके ओनर जो सर आसिफ, उन्होंने अपने बाप से यानी कि अपने फादर से बिजनेस इनहेरिट किया है। अच्छा, क्या थे उनके फादर ने उनको जो है 3 कैंपस 2 कैंपस बना के छोड़ दिए थे, उन्होंने आज 25 कैंपस कर दिए। तो उनको पूरे समझो 30 साल लगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में और इस बिजनेस को समझने में, इसको ग्रो करने में। और कोई ऐसा बंदा उनसे वो बिजनेस छीन ले, जिसको कोई मतलब जिसको 2-3 साल, जिसने सिर्फ बिजनेस को पढ़ा है, उसने आजमाया नहीं है, वो उनसे वो बिजनेस छीन ले, तो कैसा होगा? बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी बिजनेस में। सिमिलरली यही हुआ था, केपेबल फैक्ट्री ओनर्स से जिनको बिजनेस चलाना आता था उनको रिप्लेस कर दिया था सिविल सर्वेंट्स ने, जिनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग थी कि बिजनेस कैसे रन होता है, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। और ये सारे चेंजेस जब हुए, जब एक वर्ल्ड रिसेशन रिसेशन यानी कि ऑलरेडी एक तरह से रिसेशन एक ऐसी स्टेट होती है, महंगाई कह लें या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन जा रही है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बातें, जंगें हो रही थी उस वक्त, कोल्ड वॉर चल रही थी, रशिया वर्सेस अमेरिका चल रहा था। ऐसे मौके में, और पाकिस्तान एक सेपरेशन से गुजर रहा था, यानी ब्रेकअप से गुजर रहा था उस वक्त, उस ऐसे टाइम में जो है भुट्टो ने भाई ने ये चेंजेस लाए कि संभाल नहीं पाया, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। पर अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान फिर भी सक्सेस मिली, यानी कि महंगाई है वो 6% नीचे गिर गई थी जब ये सारे लागू हुए। सही है। तो इसी तरह रिसेशन हुई, और जो इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी थी ना उन्होंने, उनके गुड्स जो है उनका डिक्लाइन होने, यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं भाई, वो तो अपनी चलाती है ना, मतलब वो घिसती रहती हैं लोगों को, यार ये काम करो, तुमने ये सही से नहीं किया, ओवर टाइम ना, सैलरी रोक लेती हैं प्राइवेट। अगर कभी किसी ने, वैसे तुम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट जो भी प्राइवेट में इरेगुलर आवर्स होता है, यानी कि अगर 5 to 9 to 5 नहीं होती वो, उसमें आपकी छुट्टी कभी भी हो सकती है और आपको कभी भी बुला सकते हो। जब नेशनलाइज इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे सब कुछ फिक्स होता है, टाइमिंग भी फिक्स, सैलरी भी फिक्स। और अगर लोगों को काम नहीं करना आता तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट चेंजेस आएंगे, क्वालिटी चेंजेस आएंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो है इन्फ्लेशन गिर गई थी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गई थी, तो मेरा अल्लाह का हाथ था जो है भुट्टो भाई के सर पे। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। सही है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है ये सारी रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं आप। सही है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक, अलग अलग नाम है, काम वही है, सही है ना, जो भी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि जो भी चीज आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रही है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। सही है। अब क्या, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। भुट्टो ने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या किया? भुट्टो ने जो है टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, यानी ट्रैक्टर्स वगैरह, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हैवी मशीनरी लिया है भुट्टो भाई। हैवी बंदा था, हैवी मशीनरी लानी तो थी। फार्मिंग मेथड्स को जो है अच्छा, यानी कि उनको अच्छे इम्प्रूव किया गया। ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब लैंड ओनर जो थे, जिनके पास लैंड थी, अब जैसे पहले हमने देखा था ना अयूब खान के, उसने डिवीजन कर दिया था, मगर बड़ी बड़ी जमीनें जो कि एक तरह से बंजर जमीनें थी, यानी एक मैदान है, यानी फुल, आप लोगों ने मैदान देखा ना, मट्टी मट्टी वैसी जमीनें होती। अब उनका क्या करेगा? अब भुट्टो ने टेक्नोलॉजी ले आए और अच्छे फार्मिंग मेथड्स ले आए, तो छोटी छोटी जमीनों को भी अच्छी तरह जो है कल्टीवेट किया जा सकता था। तो प्रोडक्टिव एरियाज बन गए, यानी कि छोटी छोटी एग्रीकल्चरल लैंड पे भी जो इनकम ज्यादा बढ़ाई जा रही थी लोगों की। इट इज दैट सिंपल। सही है। अच्छा, उसने अयूब खान ने क्या किया था कि अगर 500 इरिगेटेड, इरिगेटेड वो होती है जमीन जहाँ पे उग सकती है फसल, सही है ना, एक फसल जहाँ पे फसल उग सकती है, जहाँ पे पानी भी आ रहा है, सारी फैसिलिटीज हैं, उसको इरिगेटेड लैंड कहते हैं। तो अयूब खान ने कहा था कि कोई इंसान जो ज्यादा से ज्यादा 500 इरिगेटेड लैंड और 1000 अनइरिगेटेड, इरिगेटेड का उल्टा कर दो बस, जहाँ पे पानी फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे बंजर जमीन है, जहाँ पे फसल नहीं उग सकती, दैट्स अनइरिगेटेड। अयूब खान ने क्या किया था कि यानी जो 500 इरिगेटेड, जो भी यानी कोई भी इंसान है ज्यादा से ज्यादा उस 500 इरिगेटेड एकड़ रख सकता है और 1000 एकड़ अनइरिगेटेड रख सकता है।
लेकिन भुट्टो भाई ने उल्टा कर दिया, इसको डिवाइड बाय टू कर दिया और उसको भी डिवाइड बाय टू कर दिया। यानी कि कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 250 एकड़ रख सकता है इरिगेटेड, और 500 रख सकता है अनइरिगेटेड। सही है? समझ आ रहा है सो फार तुम सबको मेरे साथ? यस। एनर्जी चेक कर रहे हो आज मेरी अलग ही। अच्छा, यहाँ भी सिस्टम था कि भाई अगर आपको जैसे अब बांटना है ना, बंटवारा करना है, नहीं अब जैसे मेरी जमीन आधी छीन ली गई मुझसे, तो मैं अपने किसी पेजेंट यानी फार्मर को दे सकता हूँ मैं जमीन। इसमें भी लोगों ने अपनी जो है वो पाकिस्तानी जुगाड़ें अपने करीब के लोगों को बांट दी थी, उनसे काम ले रहे थे, यानी कि अपने नौकरों को दे दी थी, नौकर वहां पे काम करते थे, जो भी पैसा था नौकर उनको दे देते थे, बस लोगों का काम चलता है भाई। भुट्टो भाई कुछ नहीं कर पाए इस मामले में। अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी देना चाहते थे वो कि यार आप लैंड की ओनरशिप ले लो। बिल्कुल, लैंड की ओनरशिप ले तो सकते थे वो, लेकिन फिर जाहिर सी बात है वो लैंडलॉर्ड से ले तो लेते थे लेकिन किसी और को नहीं दे सकते थे। यानी कि आपने इतना, जैसे फर्ज करो मेरा इतना इन्फ्लुएंस है एरिया में कि तुम मुझसे मेरी जमीन तो ले सकती हो लेकिन किसी और को बेच नहीं सकती, तो वो जमीन तुम्हारे लिए बेकार हो गई, जाहिर सी बात है। तो ये सिस्टम कर दिया था, यानी लैंडलॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस बहुत था इस बारे में। लेकिन फिर भी ये काम करा इसके भुट्टो भाई के जो है इस रिफॉर्म में। और टेनेंट्स यानी कि जो भी काम करने वाले हैं उनको, उन्हें यानी जो भी फार्मर्स हैं, यानी फार्मर्स, ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स में और टेनेंट्स में फर्क होता है। लैंडलॉर्ड्स वो जो ओन करते हैं लैंड को, और टेनेंट्स वो जो काम करते हैं नॉर्मल फार्म। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा, और उनको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उनको यकीन आया कि वो यहाँ से उनको कोई भगा नहीं सकता, यानी कि वो उनकी अब लैंड हो गई। बट फिर यहाँ पे जो है वो इसी तरह चाल चली लैंडलॉर्ड्स ने, और उन्होंने जो है अपने ही मेंबर्स को, यानी कि अपने ही ट्रस्टेड टेनेंट्स, या फिर यानी कि अपने ही ट्रस्टेड फार्मर्स, उनको दे दिया, उनको दे दिया ये। और उनको बोला कि भाई ये तुम्हारी लैंड तो नहीं है, ये मेरी लैंड है पर तुम्हारे नाम पे, और जो भी पैसा आएगा वो तुम मुझे दो। ब्राइबरी यहाँ पे हर जगह, जैसे पाकिस्तान में करप्शन चलती है, यहाँ पे भी करप्शन चली, और ये लॉ इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया। सही है। अच्छा, तो अब एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए क्या किया? एजुकेशन उधर पहले बहुत सारे लोग जो है इलिटरेट थे। सही है। 50% चिल्ड्रन थे पूरे पाकिस्तान में जो स्कूल को अटेंड कर रहे थे, और 25% इलिटरेसी रेट थी। यानी कि सिर्फ 25% बच्चे जो थे, यानी यूथ्स थे हमारे, जिनको हम लिटरेट कह सकते थे, यानी पढ़े लिखे बच्चे, क्या जो गवर्नमेंट एक्चुअली एजुकेशन ले रहे थे। भुट्टो ने क्या करवाया? एलीट स्कूल का नाम सुना है, कैडेट स्कूल, कैडेट आर्मी स्कूल है वो भुट्टो ने खुलवाया। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, यानी सारे जो ओजी स्कूल्स है ना सारे, जिनके अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम, अब तो बहुत महंगे हो गए, वो सारे स्कूल जो है भुट्टो ने खुलवाए, और उधर बहुत सस्ती एजुकेशन। तो स्कूल्स को भी है, जैसे बहुत सारे स्कूल थे प्राइवेट स्कूल्स, उनको नेशनलाइज कर दिया। जैसे बिकन हाउस स्कूल उस टाइम पे भी था, उसको भी जारी कोशिश थी कि बिकन हाउस को नेशनलाइज कर दिया जाए, लेकिन नहीं कर सकता। एजुकेशन सिस्टम उसने, एजुकेशन जो है, इतने सारे जो आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो सारे भुट्टो ने ही मतलब प्राइवेट करवाए। तो भुट्टो ने एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, और बहुत अच्छी चीज है। भुट्टो ने जो है बहुत सारे लोगों ने भुट्टो की वजह से एजुकेशन हासिल की। उसने स्कूल खुलवाया था, उसने मतलब नूर अल मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा, मेरे जहन में नहीं है, बट आप लोग ये लिख सकते हैं, उसने स्कूल खुलवाया था जहाँ पे अडल्ट लोगों को, यानी कि अडल्ट जो बच्चे नहीं है, उनके लिए एजुकेशन उनको दी जा रही थी उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। यानी कि अडल्ट लोग हैं वो भी, उनको भी एंकरेज किया जा रहा था कि वो भी एजुकेशन लें, और हर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि सिर्फ जो है वो हमारी एजुकेशन नहीं, यानी कि कोई स्किल्स भी है वो भी सिखा रहे थे वो। तो ये एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ग्रोथ थी। अच्छा, इसकी क्या पॉलिसीज, जो एजुकेशन पॉलिसीज उन्होंने भी प्रॉब्लम देखी। अच्छा, आप लोग जब भी ये लिखे ना क्वेश्चन आएगा कि हाउ सक्सेसफुल है ना, हाउ सक्सेसफुल वर हिज रिफॉर्म्स, तो उसमें आप लोग पहले रिफॉर्म्स लिखेंगे, R+P है, यानी कि एक पैराग्राफ में R+P होना चाहिए, रिफॉर्म्स प्लस प्रॉब्लम्स। सही है। R+P इज इक्वल टू योर परफेक्ट पैरा, PP। R+P इज इक्वल टू PP। रिफॉर्म्स प्लस प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू परफेक्ट पैराग्राफ। रिफॉर्म्स और प्रॉब्लम साथ लिखोगे तो जिंदगी आसान है। रिफॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम्स याद कर लो, इस तरह, जैसे ये तुम लोग नोट्स देख रहे हो ना, मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे ही नोट्स बनाओ, या मैं भेज दूंगा तुम लोग को नोट, लेकिन तुम्हारी बुक में भी ये सेम लिखा हुआ है तो बुक से पढ़ो। तो जो भी पैराग्राफ में नोट्स है ना वो सारे पॉइंट्स वाइज कर दो, वो तुम्हारे लिए बहुत काम आसान है।
अच्छा, एजुकेशन पॉलिसीज रिमोट एरियाज हैं, जो विलेज एरियाज हैं उधर अफेक्ट नहीं कर पाई, यानी जाहिर सी बात है विलेज के जो लोग थे उधर, उनको कहाँ इतनी समझ है। दूसरा, बजट नहीं था, सिर्फ 13% बजट रखा था एजुकेशन के लिए, जो इतना सफिशिएंट नहीं था। एजुकेशन तो फ्री थी ना, एजुकेशन फ्री थी, लेकिन लोगों के पास ना टाइम नहीं था कि वो जो है वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। इंस्टेड कि वो बच्चा कहीं काम करेगा इंडस्ट्री में, वहां से पैसे कमाएगा, वो उसको स्कूल नहीं भेज रहे। सही। सही। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एजुकेशन पॉलिसीज की, जैसे हमने डिस्कस किया, रूरल रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे विलेज वगैरह हैं, वहाँ पे अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। लोग अपने बच्चों को जो स्कूल नहीं भेज रहे थे, वो चाह रहे थे वो किसी कारखाने में जाके काम करे, पेचकस होता है ना, मैकेनिक होते हैं, वो भाई प्लग शॉर्ट हो गया, वाले वैसे वाले काम करे, वो एक्चुअल एजुकेशन नहीं ले जो उनके एक्चुअल में काम आएगी। सही है। इलिटरेसी रेट सिर्फ 1% बढ़ा था, यानी 25 से सिर्फ 26% बढ़ गया था। हम्म। अच्छा, लोग ना टीचर्स अच्छे, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं था, क्योंकि टीचर्स की कमी थी, कुछ सिखाने वाला नहीं था यहाँ पे। सही। ये तो इनके एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा, हेल्थ और सोशल रिफॉर्म्स। अच्छा, इधर क्या थे, रूरल RHC, यानी कि रूरल रूरल हेल्थ सेंटर। ये मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है जब मैं लफ्ज बोलता हूँ, पता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान का उस वक्त उस टाइम पे हाईएस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट था, यानी कि उस वक्त सबसे ज्यादा बच्चे जो है, बचपन में ही बच्चे अल्लाह को प्यार हो जाते थे, प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह को प्यार हो जाते थे बचपन में। यानी कि बचपन में मतलब बच्चे जो थे बहुत ज्यादा मर रहे थे। दूसरा ये कि 1972 में भुट्टो ने एक हेल्थ स्कीम लॉन्च करी, जो इन सबको करेक्ट कर दे, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा दे, लोग हेल्दी रहे। क्या था सिस्टम उसका भाई, RHC यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर, जो कि गांव के अंदर, यानी कि जो जो रिमोट एरियाज है वहां पे जो है, वो एक RHC खोला गया जो 60,000 लोगों के लिए था। सही है। और एक BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट, अर्बन एरियाज। सही है। एक RHC यानी कि जो गांव के अंदर, यानी कि रिमोट एरियाज है, और एक BHU, RHC रूरल हेल्थ सेंटर, BHU बेसिक हेल्थ यूनिट। बेसिक हेल्थ यूनिट, BHU तो बहुत बड़े होते थे, जो रूरल रूरल एरियाज के लिए होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े यानी बहुत जो है अच्छे डॉक्टर्स हुआ करते थे, जो कि अच्छी RHC से काफी अच्छे थे। RHC में 60,000 लोगों का, मतलब 60,000 लोग जो थे उनकी कैपेसिटी थी, और BHU पे 20,000 लोग आराम से जो है फिट हो सकते। कॉलेजेस, यानी डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस थे, नर्सेज भी यहाँ पे ट्रेन की जाती थी, यानी कि मेरिट पे स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसको फ्री में जो है तालीम दी जाती थी। सही है ना, जो अच्छा है पढ़ने में, यानी कि जो अ, उसको डॉक्टर के क्वालिफिकेशन फ्री में दी जाती। सही है। जो अच्छा, एक शर्त होती थी, यानी आपको डॉक्टर बनाया जाएगा फ्री में, बट आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, जो आजकल के सारे हॉस्पिटल में होता है। सबसे मेन चीज ये करी थी ना उसने, भुट्टो ने, दैट वर्क इज सेल ऑफ मेडिसिन। जैसे मैंने बताया कि पैनाडोल का असली जो केमिकल फॉर्मूला है ना, दैट्स पैरासिटामोल। वी डोंट कॉल इट पैनाडोल, पैनाडोल उसका नाम है, उसकी कंपनी का नाम है जो ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब वो नाम पेनाडोल इसलिए पड़ गया क्योंकि यही कंपनी है जो पैरासिटामोल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सही है ना। अब भुट्टो भाई साहब ने ये किया कि ब्रांड नेम्स नहीं किया, यानी ब्रांड नेम्स को जो है बैन कर दिया, और उसने जो है नॉर्मल जैसे केमिकल नेम्स, जैसे कि अब भुट्टो भाई का जमाना है तो पेनाडोल को बैन कर देंगे वो। भाई अब जैसे वो दवाई है वो पैरासिटामोल के नाम से बिकेगी। सही है ना। जैसे पेनाडोल का, जैसे पेनाडोल का डब्बा देखो, उसमें पैरासिटामोल लिखा होता है, दैट्स इट्स केमिकल नेम। और हम जो पेनाडोल है इसका जो है कंपनी का नाम है। तो कंपनी के नाम पे नहीं, केमिकल नाम पे, यानी कि जो एक्चुअल नेम है मेडिसिन का, उस पे मेडिसिन जो है वो बिकेंगी। इसका फायदा क्या हुआ, जो डोमिनेंट करी हुई थी ना, जैसे पैनाडोल ही पैरासिटामोल बेचती है, अब उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया, यानी कि अलग अलग छोटी मोटी जो है कंपनीज हैं, जो भी अपने इनकी केमिकल नेम से बेच रही हैं, उनका फायदा हुआ, यानी छोटे मोटे जो बिजनेस है वो ग्रो करने लग गए। सही है। और दूसरी बात ये थी कि मेडिसिन जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो गई। अभी तो जब हम जाते, अभी जैसे हम जाते हैं तो डॉक्टर ये तो नहीं पूछता ना आपने किसके ने आपको लिख के दिया, पहले पूछा करते हैं, विदा बिना प्रिस्क्रिप्शन के
दवाई नहीं मिलती थी, अब भुट्टो के जमाने में मिलने लगी। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या थी हेल्थ पॉलिसीज के लिए? डॉक्टर्स की कमी थी, दूसरा ब्रांड नेम्स जो था अब डाउनफॉल हो गया था, यहाँ पे जो है केमिस्ट की इनकम में कमी आ गई थी। जो डोमिनेंट कंपनीज है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर की कंपनीज, जो फॉरेन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, जो ड्रग्स बेच रही थी, ड्रग्स लाइक हम मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं ना, तो ड्रग्स बेच रही थी, उनका जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेशन कम हो गए थे, यानी कि वो पाकिस्तान से जा रहे थे क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा था। तो एक तरह से पाकिस्तानियों के लिए फायदा भी था, लेकिन एक तरह से नुकसान भी। सही है। छोटे मोटे जो इनकम लोग हैं, जो ये जो केमिस्ट है, जो पाकिस्तानी, जो ये केमिकल मेडिसिन वगैरह बना रहे थे, उनका बहुत फायदा हुआ था। और जो ब्रांड, जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनका नुकसान हो रहा था यहाँ पे। तो ये चीजें हैं आपकी, ये कुछ रिफॉर्म्स हैं। भुट्टो से यही आएगा, और दूसरा आएगा कि भुट्टो को क्यों हटा दिया गया, ये कि भुट्टो को डाउन क्यों कर दिया गया। सही है। अच्छा, अब 1977 में भुट्टो ने दोबारा, क्योंकि 1972 में गवर्नमेंट बनी, तो हर 5 साल बाद जो है वो आपके इलेक्शंस होते हैं, तो भुट्टो ने दोबारा इलेक्शंस बोले, 1977 में इलेक्शंस होंगे। सही है। अच्छा, जब इलेक्शन को मतलब वंस द इलेक्शन वाज कॉल्ड, या इलेक्शंस तय हो गए थे, तो 9 अपोजिंग पार्टीज, यानी कि 9 पार्टीज मिलके, जैसे कि एक पार्टी पीपल्स पार्टी है, सोचो हमारी इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी कौन सी पार्टी है? पीटीआई। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और सारी पार्टीज मिलके एक हो जाए, समझो 9, टोटल 10 पार्टीज हैं। एक पार्टी इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, वन इज पीपीपी। बाकी जो 9 पार्टीज हैं वो क्या करें, बाकी जो 10 पार्टीज में 9 पार्टीज एक हो जाए। 9, यानी कि 9 की 9, फिर जाहिर सी बात है, एक पार्टी 9 पार्टीज से कैसे लड़ेगी जब वो एक हो जाए। तो भुट्टो के साथ ये हो गया था। अच्छा, वो 9 पार्टीज मिलकर उन्होंने पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से बनाई थी। पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस वर्सेस पीपीपी, पीपल्स पार्टी। सही है। तो वो भुट्टो का एंड कराना चाह रहे थे, यानी भुट्टो को खत्म करवाना चाह रहे थे वहां से, पाकिस्तान से। बेटा जाओ, कटो। वो कहता ना, चल मेरा बदल छुट्टी कर। तो और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ लगे। अच्छा, ये सब सिर्फ इस्लामिक लॉ जो था, इट्स जस्ट वाज एक तरह से एक्सक्यूज था भुट्टो को हटाने के लिए। पीएनए जो है सपोर्ट रैलीज, जैसे जैसे इमरान खान जलसे कर रहे हैं ना, उस तरह रैलीज वगैरह होती थी, जलसे होते थे, और भुट्टो के सपोर्टर्स को अटैक किया जाता था। लोग जो है, इनका पीएनए का जो है वो बढ़ रहा था, एक तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा। अच्छा, अब इलेक्शंस हो गए भाई। इलेक्शन में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई। भुट्टो ने जो है वो 200 सीट जीती। सॉरी, 200 सीट्स के अंदर से भुट्टो ने 154 सीट जीती, और पीएनए ने 38%। भुट्टो दोबारा विक्ट्री भाई, मेजोरिटी लेके चला गया। अच्छा, अब इसका क्या हुआ? पीएनए ने अक्यूज किया भुट्टो में कि रिगिंग, वोट रिगिंग हुई है, यानी धांधली हुई है। सही है। भुट्टो भाई जीत गए, 200 सीट में से 154 सीट ले ली भुट्टो ने। लेकिन जो है पीएनए ने इसको अक्यूज किया, ब्लेम किया कि भाई धांधली हुई है, और दोबारा इलेक्शन करवाओ। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? भुट्टो ने मना कर दिया, जाहिर सी बात है। क्या भाई, ये इलेक्शन हो गए, अब क्या दोबारा करवाऊंगा? मैं जीत गया हूँ, मेरा फायदा है। अब क्या हमें कटना है ऐसे? तो भुट्टो ने जो है डिसएग्री किया कि भाई अब इलेक्शंस नहीं हो सकते। सही है। अच्छा, उसने जो है उसने कुछ जगहों पे, नहीं मखसूस जगह, कुछ जगह जहाँ पे डिस्प्यूटेड कंसिस्टेंसीज थी, यानी कि रिलीजियस फ्रैक्शंस थे, और ऐसी जगहें जहाँ पर जो है, जहाँ पे लोगों को शक हो रहा था कि भाई यहाँ से धांधली हुई है। पर इसको, जैसे हैदराबाद में धांधली हुई, कराची में फेयर वोट हुए थे, हैदराबाद में धांधली हुई। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे शक था, उधर उसने कहा था भुट्टो ने कि यहाँ पे मैं इलेक्शंस करवा सकता हूँ, बट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में दोबारा कंडक्ट नहीं हो सकते इलेक्शन, जो कि उसकी बात लॉजिकल थी। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया? दूसरा, एक तो ये किया, दूसरा ये किया कि उसने जो है वो कुछ रिलीजियस फैक्शंस में जो है लोगों को, यानी कि लोगों का दिल बहलाने के लिए कोशिश किया, यानी वो इस्लामिक लॉज इंप्लीमेंट किए। उसने जुआ खेलना, गैम्बलिंग, कैसीनोज वगैरह होता है ना, जुआ खेलने को हराम कर दिया। अल्कोहल की सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि बैन कर दिया, यानी कि एक मुसलमान अल्कोहल खरीद नहीं सकता। और फ्राइडे को वीकली हॉलीडे, जैसे हम हमारी संडे की हॉलीडे होती है ना, वैसी फ्राइडे की हॉलीडे होती थी उस वक्त, यानी कि फ्राइडे को वीकली हॉलीडे बना दी। सही है। अच्छा, लेकिन अब भी यार लोग, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, जो चाहिए वो, जो उनको चाहिए होता है वो तो चाहते रहते हैं वो। तो क्या हुआ? अब जब संभल नहीं रही थी ना, यानी ये प्रोटेस्ट होते बढ़ गए और लोग संभल नहीं रहे थे, तो भुट्टो ने क्या किया, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ में उसने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया।
और जियाउल जो है उसको जो है हेड बना दिया उसको। सबसे बड़ी गलती थी भुट्टो की। क्या गलती थी? मार्शल लॉ लगानी। सही है। भुट्टो ने जो है जियाउल उसका ट्रस्टेड मेंबर था। यहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वही इंसान आपकी ट्रस्ट को तोड़ देता है, तो इसलिए किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भुट्टो को लगा जियाउल पे वो ट्रस्ट कर सकता है, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। पर क्या हुआ? मार्शल लॉ लगाया तो एफएसएफ, यानी कि अब यहाँ पे एफएसएफ क्या थी? फेडरल फोर्स थी। एफएसएफ जो भुट्टो ने पुलिस फोर्स को असिस्ट करने के लिए बनाई थी, उसने जो है ऑपरेशन फेयर प्ले खेला। ऑपरेशन फेयर प्ले यानी कि कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वाला सिस्टम है। क्या किया उसने? 10,000 सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया और पीएनए के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे सीन खराब होता है कि एक जो यानी पॉलिटिकल लीडर था ना, एक उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब उसको मर्डर कर दिया गया था। यानी कि समझो एक पार्टी का पॉलिटिकल लीडर का हेड है, उसको मर्डर कर दिया गया था। और सब लोग, एफएसएफ ने किया था मर्डर, यानी इस एजेंसी ने किया था मर्डर, और नाम आया था भुट्टो पे।